रीबर्थ ऑफ मैड किंग एपिसोड 2। बाबी गर्ल ओपन योर आइज। डी अविका के गालों को सहलाते हुए उसे पुकारता है मगर अविका नहीं उठी। अविका बेहोश थी और ड उसे घूर रहा था। रूम में अजीब सी शांति थी। तभी डी ने देखा कि अविका की उंगली हिल रही है, तो उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। धीरे धीरे अविका को होश आने लगा। वो अपने सिर को पकड़कर उठकर बैठ गई। डी के डरावने लुक में देखकर वह घबराकर अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को स्वामी त्वम भयंकर दृश्य से। स्वामी आप डरावने लग रहे हैं। डी को उसकी बात समझ नहीं आई। वो अपनी गहरी नजरों से उसे घूरते हुए उसके बेहद करीब बैठ गया। डी की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग थी। अविका नजरें नीचे करके अपने होठों को दबा लेती है। डी 3 सेकंड तक उसे घूरता है। उसे फिक्र थी पर उसे जताना नहीं आता था। उसने एकदम से अविका को गले लगा लिया। अविका शौक के मारे अपनी जगह पर जम गई और उसका दिल तेजी से भागने लगा। मगर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। इस अजीब सी शांति में अलग ही सुकून था। 1 मिनट तक दोनों ऐसे ही रहे जब अविका ने भी ध्वंस को गले लगा लिया। तो अचानक डी को होश आया और वो एकदम से अविका को खुद से दूर करके खड़ा हो गया। डी को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ देर पहले उसे अविका की फिक्र हो रही थी और उसने अविका को गले भी लगाया था। अविका मासूमियत से डी को देखने लगी तो डी अपनी नजरें फेरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बाहर आओ। डी अजीब सा मुंह बनाकर अपने माथे को रगड़ता है, फिर जाने से पहले कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को बाहर आओ। कहकर वह कमरे से चला गया। अविका ने अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। अब उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। वो भूल गई थी कि कुछ देर पहले वो अलमारी में बैठकर रो रही थी। अविका जल्दी से अपने घूंघट को ठीक करती है और लिविंग एरिया में आ जाती है। वहां पर अविका को एक नया चेहरा दिखा जिसे वह नहीं जानती थी। अविका चुपचाप जाकर ड के बगल में आस्तीन को पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसने देखा कि वी उसे खतरनाक नजरों से देख रहा था। तो वह अपना छोटा सा चेहरा डी के पीछे छुपाने की कोशिश करती है। ये देखकर डी वी को बुरी तरह घूरता है। तो वी अपनी नजरें अविका से हटा लेता है। वी ने उस आदमी को घूरा जो लगभग 30 साल का था। उसने पिंक कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। इस आदमी को वी लेकर आया था। वी ने उसे घूरते हुए अविका को तरफ इशारा करके कोल्ड वॉइस में कहा, अंडरस्को तुम्हें इस लड़की की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हमें हिंदी में बताना है। और यह कौन सी लैंग्वेज बोल रही है ये भी बताओ। वो ट्रांसलेटर रिस्पेक्ट से बोला, अंडरस्को यस सर, पर पहले इन्हें बोलने को कहिए, तभी मैं बता सकता हूं कि यह कौन सी लैंग्वेज बोल रही है। डी अविका के छोटे से शरीर को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कुछ बोलो। अविका मरी हुई आवाज में बोली, अंडरस्को स्वामी। ये सुनकर ड का चेहरा अजीब हो गया। उसका मन कर रहा था कि वह इस लड़की का दिमाग खोल कर देखे। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कड़क आवाज में पूछा, अंडरस्को अपना नाम बताओ। अविका धीरे से बोली, अंडरस्को अविका। तभी वी अविका को घूरते हुए बोला, अंडरस्को तुम जिस आदमी के पास बैठी हो उसका नाम क्या है? अविका शर्माते हुए बोली, अंडरस्को स्वामी। वी खुद को शांत करता है और फिर थोड़ा नर्म आवाज में पूछता है, अंडरस्को और मेरा नाम क्या है? अविका के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा और डर नजर आने लगा। उसने अपने होठों को दबाते हुए बोली, अंडरस्को वानर राक्षस। वी दांत पीसते हुए डी से बोला, अंडरस्को तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो कि मुझे वानर राक्षस कहना बंद करो, वरना मैं इसे किसी वानर के पास जंगल में छोड़ाऊंगा। ये सुनकर अविका डरते हुए डी को कस के पकड़ लेती है। उस ट्रांसलेटर को ड और वी दोनों से थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वो दोनों बहुत ही क्रूएल लग रहे थे। उसने अपने माथे पसीने पोंछते हुए अविका से कहा, अंडरस्को मैडम, मैं जो शब्द कहता हूं आप बस उसे रिपीट करिए। अविका अपने सिर को हिला देती है। ट्रांसलेटर राहत की सांस लेकर बोलता है, अंडरस्को ठीक है आप बोलिए, आज का मौसम बहुत सुहाना है। अविका पहले तो होठों को दबाती है, फिर खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए हिचकिचाते हुए बोलती है, अंडरस्को परंतु मौसमः सुखदः नास्ति मनुष्यः मृषा न वक्तव्यः अन्यथा ईश्वरः न क्षमति। पर मौसम तो सुहाना नहीं है, इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए वरना भगवान माफ नहीं करते। वी और ड अपने माथे को ऐसे रगड़ने लगे जैसे सब कुछ उनके सिर के ऊपर से जा रहा हो। वो दोनों ही ट्रांसलेटर को घूर कर देखते हैं तो ट्रांसलेटर अपने गले को साफ करते हुए थोड़ा डर कर बोलता है, अंडरस्को सर
ये संस्कृत में बात कर रही है, लेकिन संस्कृत बोलना आसान काम नहीं होता है और न ही इसे सीखना आसान है। मैं हैरान हूं कि इन्हें संस्कृत आती है। ट्रांसलेटर अब भी हैरान था। डी वी को घूरता है। तो वी उस ट्रांसलेटर से बोला, अंडरस्को मिस्टर विजय, तुम्हें आज से हम हायर करते हैं। तुम्हें बस इस लड़की की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है और इसे जल्द से जल्द हिंदी सिखाना है। विजय अपना सिर झुका देता है। तभी वी उठते हुए अपने फोन को निकालकर बोला, अंडरस्को, जब तक मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूं। ये सुनते ही अविका, जो पहले से डर रही थी, अचानक गुस्से में बोल उठी, अंडरस्को न बह्य भोजन न हितकर त्वं मां स्वामिन् व्याधि कर्तुम इच्छसि सुभार्या सर्वदा स्वामिन् रक्षति तथैव अहं भवद्विद वानर स्वामिना सह क्रीडितुं न दास्यामि। नहीं, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। आप मेरे स्वामी को बीमार करना चाहते हैं। एक अच्छी पत्नी हमेशा अपने स्वामी की रक्षा करती है, वैसे ही मैं आप जैसे वानर को स्वामी के साथ स्वास्थ्य के साथ खेलने नहीं दूंगी। वी और डी विजय को देखने लगे। विजय अपने गले को साफ करते हुए बोला, अंडरस्को, ये कह रही है कि बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और वह नहीं चाहती कि आप लोग बाहर का खाना खाएं। इतना कहते ही विजय अपने मन में आगे बोला, अंडरस्को, अगर मैंने इन्हें पूरी बात बता दी तो ना जाने बेचारी इस लड़की का क्या होता। खुद से इतना कहते ही वह देखता है कि डी और वह गुस्से से अविका को देख रहे हैं। डी ने अविका को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, ठीक है, जाओ और जाकर तुम खुद अपने हाथों से खाना बनाओ। याद रहे, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो इसके लिए तुम्हें सजा भी मिलेगी। ये सब कहते हुए वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था, जैसे उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा हो। अविका चुपचाप खड़ी हो गई। वह एकदम झुकी और डी के पैरों को छूकर किचन की तरफ चली गई। डी एकदम से हैरान हो गया। फिर उसने अपने पैरों को देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए उसे देखता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई उसके पैर छुए। भले ही अविका से उसने जबरदस्ती शादी की थी, पर वो कभी भी उसे नीची नजरों से नहीं देखता था। वहीं दूसरी तरफ जिस आदमी ने डी को देखा था, उसने अपने सभी लोगों को उसे ढूंढने के लिए लगा दिया था। इसके बाद वह अपनी माँ के पास आकर बोला, अंडरस्को, मासा, आपको क्या लगता है, क्या वह सच में विध्वंस सूर्यवंशी था? वह औरत खिड़की से बाहर देखते हुए अजीब तरीके से मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को, इस वक्त जोधपुर हमारे मुट्ठी में है। कई साल पहले ही विध्वंस सूर्यवंशी और इस खानदान का नामो निशान मिट चुका था। कौन ही याद रखेगा उस विध्वंस सूर्यवंशी को? वह आदमी मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को, आप भी तो सूर्यवंशी खानदान से थी ना? ये सुनते ही वह औरत हंसकर बोली, अंडरस्को, भले ही मैं उस परिवार की बेटी थी, पर मुझे कभी भी हिस्सा नहीं मिला और ना ही तुम्हारे भाई सौरभ को। मैंने तुम्हें हमेशा से छुपा के रखा था, ताकि तुम इस जोधपुर पर राज करो। इतना कहते ही माधवी जी हंसने लगी। माधवी जी हमेशा एक चालाक और शेल्फिश औरत थी। इसके बाद वो कुछ सोचकर फिर से मुस्कुराई। वहीं दूसरी तरफ लगभग 1 घंटे बाद डी और वी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों अजीब तरह से किचन की तरफ देख रहे थे, जहां से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। वी क्यूरियस होकर डी को देखता है, जो किसी शैतानी राजा की तरह बैठा हुआ था। फिर उसने अपनी उंगली को गालों पर रखते हुए कहा, अंडरस्को, अजीब लड़की से शादी की है तुमने, जिसे सिर्फ संस्कृत आती है। मुझे डर है कहीं ये संस्कृत में कुछ बनाकर हमें ना खिला दे। ये सुनकर भी डी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे खुद शक था कि अविका किचन में क्या कर रही होगी। कुछ देर बाद अविका अपने हाथ में 2 बाउल लेकर आई। अविका ने डी को खाना परोसने के बाद अपने हाथों को मसलते हुए डी को देखने लगी। जैसे ही डी खाने के लिए हाथ उठाता है, अचानक अविका उसके हाथ को पकड़कर घबराते हुए बोली, अंडरस्को, स्वामी भक्षण पूर्वम अन्नपूर्णा देवी स्मृत अन्यथा पापन करिष्यसि। कृपया हस्तौ कृत्वा। स्वामी, खाने से पहले अन्नपूर्णा देवी को याद करना चाहिए, वरना आपको पाप लगेगा। प्लीज अपने हाथ जोड़ लें। डी और वी गर्दन घुमाकर विजय को देखने लगे, ताकि वह उन्हें हिंदी में बताए कि आखिर अविका क्या बोल रही है। विजय शौक होकर अविका को देख रहा था, जैसे उसने किसी 8वें अजूबे को देख लिया हो। ट्रांसलेटर घबराकर बोला, अंडरस्को, सर, मैडम बोल रही हैं कि जैसे स्कूल में पढ़ने से पहले हम भगवान को याद करते हैं, वैसे ही खाने से पहले हमें भगवान को याद करना चाहिए। इतना कहते ही वह अपने माथे पर आए पसीने को पोंछ लेता है। डी अविका को गुस्से में भूलने के बाद जैसे ही एक बाइट खाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं।
वो धीरे धीरे खाने को चबाते हुए अपने गले के नीचे उतारता है। वही अविका बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बोली, अंडस्को अन्नपूर्णा देवी क्षमस्व स्वामिनः निर्दोषत्वात् परंतु एतान राक्षसवानरान मा क्षमस्व ते एव अस्माकं स्वामिनः मनः गृहीतवन्तः। अन्नपूर्णा देवी, हमारे स्वामी को माफ करिएगा, क्योंकि वह नादान है, पर इन राक्षस वानर को मत माफ करिएगा। इन्हीं ने हमारे स्वामी के दिमाग को अपने कब्जे में लिया है। वह बहुत परेशान लग रही थी। उसकी बात को सुनकर ट्रांसलेटर अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। वही वी जैसे ही पहली बाइट खाता है, वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है। भगवान से माफी मांगने के बाद अविका उम्मीद भरी नजरों से ड को देखने लगी, मगर डी कुछ नहीं बोला और खाने के बाद अपने मुंह को पोंछते हुए अपनी जगह से उठ गया। तभी अविका उसके आस्तीन को पकड़कर उसे रोक लेती है। डी उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडस्को, एक बात हमेशा याद रखना, ये भगवान कुछ नहीं होते। अगर भगवान मानना ही है तो तुम्हारा भगवान सिर्फ एक है, और वह तुम्हारा पति यानी मैं हूं। तुम्हें सिर्फ वही करना है जो मैं कहूंगा, और तुम बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती हो। अगर अगली बार तुमने ऐसा खाना बनाया तो मैं तुम्हें किसी राक्षस के पास छोड़ाऊंगा। उसकी धमकी को सुनकर अविका डर जाती है, पर जब उसने सुना कि खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो वह उदास हो गई। उसने मरी हुई आवाज में कहा, अंडस्को, क्षमा। डी उसे ऊपर से नीचे तक घूरने के बाद सोफे पर बैठ गया। तभी वह उसके बगल में बैठते हुए क्यूरियस होकर बोला, अंडस्को, उसने तो काफी अच्छा बनाया था, फिर तुमने तारीफ क्यों नहीं की? मगर ड ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने सीरियस होकर कहा, अंडस्को, मुझे सूर्यवंशी महल चाहिए, क्या तुमने प्लानिंग कर ली? वी सीरियस होकर बोला, अंडस्को, हाँ, कल इसकी बोली लगेगी। मैंने सुना है कि सूर्यवंशी खानदान से जुड़े लोग आएंगे। यह एक अच्छा मौका है, पर हमें अपनी पहचान को छुपाना होगा। डी अपना सिर हाँ में हिला देता है। वहीं अविका बर्तन धोने के बाद किचन में जमीन पर बैठकर ही खा रही थी, क्योंकि करुणा जी ने उसे यही सब सिखाया था। पर ड या वी किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर बाद जब अविका वापस आए तो डी उसे घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडस्को, कल सुबह रेडी रहना, मैं तुम्हें लेकर कहीं जाऊंगा। ये सुनकर अविका खुश हो जाती है और अपना सिर हिलाते हुए बोली, अंडस्को, अति उत्तम स्वामी। बाहर घूमने के नाम से ही अविका खुश थी। वो रूम में आ जाती है। ड और वह कुछ देर तक बात करते हैं, फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह सब तैयार हो गए थे। डी हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस था। उसके आधे बाल बंधे थे और आधे उसके कंधे तक लहरा रहे थे। उसकी नीली आंखें आज पर्दे के पीछे थीं, क्योंकि उसने ब्लैक कलर का लेंस लगाया था। उसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। वी ने भी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। वह भी बहुत हैंडसम लग रहा था। वो बिना भाव से होटल के बाहर कार के पास खड़ा था। डी कार के पास आया। वो इरिटेट लग रहा था। उसने मुड़कर अविका को देखा, जिसने ब्लैक पैंट और रेड टॉप के साथ एक दुपट्टा लिया था और अपने सिर को ढका हुआ था। डी दांत पीसकर वह से बोला, अंडस्को, जल्दी चलो, वरना मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फिर वह पैसेंजर सीट पर बैठ गया। अविका भी जल्दी से बैक सीट पर बैठ गई। उसके बगल में अजय बैठा था। जैसे ही अविका ने देखा कि वी ने भी बिल्कुल डी जैसे कपड़े पहने थे, ये देखकर वह गुस्से में बोली, अंडस्को, प्रतिरूपकाः वानराः स्वामिनः इव भावितुं प्रयतन्ते, परंतु ते वानराः एव तिष्ठन्ति। नकलची वानर स्वामी के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बंदर ही रहने वाले हैं। डी पलटकर ट्रांसलेटर को देखता है और वी सामने लगी मिरर से ट्रांसलेटर को अपनी कोल्ड नजरों से देखता है। दोनों की कोल्ड नजरों को महसूस करके ट्रांसलेटर यानी अजय ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, अंडस्को, सर, मैडम आप दोनों की तारीफ कर रही हैं कि आप दोनों बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। ये सुनकर ड और वी अपना सिर हाँ में हिला देते हैं, पर अचानक ही डी साइको की तरह अविका को घूरते हुए गुस्से में बोला, अंडस्को, तुम्हें दूसरे मर्दों की तारीफ नहीं करनी चाहिए। अविका हैरानी से भगवान का नाम लेते हुए अपने कानों को पकड़ लेती है। वह गुस्से में अजय को देखती है, तो अजय उसे चुप रहने का इशारा करता है। कुछ देर बाद वो सभी सूर्यवंशी महल के पास ही एक बड़े से ग्राउंड में थे, जहां बड़े बड़े टेंट लगे थे और बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। वहीं पर सूर्यवंशी महल की बोली लग रही थी। कार के रुकते ही डी एटीट्यूड के साथ बाहर निकला। उसके चेहरे पर मास्क था,
मगर आज उसकी आंखें काली नजर आ रही थीं। वी भी एटीट्यूड के साथ बाहर निकला। आज उनके साथ कमांडोज नहीं बल्कि गार्ड्स थे। अविका और अजय भी बाहर आ गए। डी और वी अपनी दमदार पर्सनैलिटी के साथ एक एक कदम बढ़ाते हुए ग्राउंड की तरफ जाने लगे। उनका ऑरा काफी स्ट्रांग और पावरफुल था। अविका तो दोनों को एक साथ चलते हुए देख रही थी और अपने होठों को दबा रही थी। नीलामी वाली जगह पर कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, क्योंकि सूर्यवंशी महल अगर वो खरीद लेते तो उन्हें बहुत फायदा होता। माधवी जी भी अपने बेटे के साथ वहां बैठी थी। उसके चेहरे पर घमंड साफ नजर आ रहा था। वह बोली पहले से ही लग रही थी। तभी माधवी जी ने घमंड से कहा, अंडस्को 100 करोड़। सभी माधवी जी को देखते हैं और रिस्पेक्ट से अपना सर झुका लेते हैं। पर कुछ लोग डर रहे थे। माधवी जी घमंड के साथ सभी को देख रही थी। उसके बोली लगाने के बाद कोई भी बोली नहीं लगा रहा था। जो आदमी स्टेज के पास खड़ा था वो खुश होकर भीड़ की तरफ देखकर बोला, अंडस्को, क्या कोई है जो 100 करोड़ से ज्यादा देगा? 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2। तभी एक दमदार और खतरनाक आवाज उठी, अंडस्को 200 करोड़। इस आवाज को सुनकर सभी अंदर तक डर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुद साक्षात शैतान ने वहां कदम रखा हो। माधवी जी को यह आवाज जानी पहचानी लगी। वह अपनी जगह पर जम गई थी। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। वह खुद से बोली, अंडरस्कोप नहीं, क्या यह विध्वंस हो सकता है? पर ऐसे कैसे, क्योंकि वो मर चुका है। ये मेरा भ्रम होगा क्योंकि इस आदमी की आवाज उसके जैसी है। वह डरते हुए पलट कर देखती है, मगर गार्ड्स ने चारों तरफ से डी को घेरा हुआ था और वी को भी। इसलिए माधवी उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। डी किसी साइको की तरह मुस्कुराते हुए सामने देख रहा था। कौन इतना अमीर है जिसने 200 करोड़ की बोली लगाई? सभी कानाफूसी करते हुए हैरानी से डी को देखने की कोशिश कर रहे थे, पर डी को गार्ड्स ने कवर कर रहा था। डी ने काफी ज्यादा बोली लगाई थी, क्योंकि उसने 100 करोड़ से डायरेक्ट 200 करोड़ की बोली लगाई थी। सभी उसे देखकर जानना चाहते थे कि आखिर इतना अमीर कौन है जिसने बिना सोचे समझे एकदम से 200 करोड़ की इतनी ऊंची बोली लगाई थी। डी किसी पर ध्यान नहीं देता। वो सबसे कोना वाली सीट को देखता है तो गार्ड्स जल्दी से उस एरिया को साफ कर देते हैं। डी एक्सप्रेशनलेस भाव से जाकर वहां पर किसी राजा की तरह बैठ गया, पर उसके डरावने ऑरा को अभी भी सब महसूस कर पा रहे थे, जिस कारण सब अपने माथे पर आए पसीने को पोंछ रहे थे। वी, अविका और अजय भी वहीं पर बैठ जाते हैं। डी ठंडी मुस्कुराहट के साथ अपनी मुट्ठी कस देता है। जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बहुत देर से घूर रहा है तो वह अपनी नजरें घुमाकर माधवी जी की तरफ देखने लगा। माधुरी जी की आंखें जैसे ही उसकी काली आंखों से मिली, वह अंदर तक कांप गई। मगर माधवी जी जल्दी से सामने देखते हुए मन में बोली, अंडस्को, नहीं, ये सूर्यवंशी परिवार से नहीं है। वैसे भी विध्वंस और उसके बेटे दोनों की ही आंखें नीली थी, पर इसकी काली है। इतना कहते ही वो राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराने लगी। डी काफी देर तक उनके हाव भाव को देखता है, पर अचानक ही उसने अविका को घूरते हुए सर्द आवाज में कहा, अंडस्को, अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपना पत्नी धर्म निभाओ। मुझे सूर्यवंशी महल खरीदना है, पर एक औरत मेरे रास्ते में आ रही है। बाबी गर्ल 200 करोड़ बहुत होते हैं। कुछ ऐसा करो कि वो जितने की बोली लगाए उससे ज्यादा हमें खर्च भी ना करना पड़े और सूर्यवंशी महल भी मिल जाए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो मैं चुलबुल को बुलाकर तुम्हें उसके पास छोड़ दूंगा। अविका उसकी धमकी सुनकर डर जाती है। उसकी आंखों के सामने चुलबुल का डरावना चेहरा आने लगता है, तो वो अपने थूक को गटक लेती है। वो अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए बोली, अंडस्को, जी स्वामी। डी के लिए 400 करोड़ भी कोई मायने नहीं रखता था। असल में वह सिर्फ अविका को परेशान करना चाहता था। वी डी को देखता है, फिर अपने माथे को मसलते हुए थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन अविका को परेशानी में देखकर उसे भी मजा आने लगा। वही स्टेज पर खड़े आदमी ने खुश होकर कहा, अंडस्को, क्या कोई और भी है जो आगे बोली लगाना चाहता है? 200 करोड़ 1.200 करोड़ 2। माधवी जी मुस्कुराकर बोली, अंडस्को 250 करोड़। वो आदमी खुश होकर बोला, अंडस्को 250 करोड़ 1। डी अविका को घूरता है तो अविका अजय को देखते हुए घबराकर बोली, अंडस्को द्विशतम 50 कोटि रूप्यकानी एकम। अजय हैरान हो गया, मगर फिर जल्दी से अविका की बात को ट्रांसलेट करते हुए स्टेज की तरफ देखकर तेज आवाज में बोला, अंडस्को 250 करोड़ 1 रुपए। सभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। कई लोग तो हंसने लगे थे। डी अविका को घूर रहा था,
माधवी जी इस पर गुस्से में बोली, अंडस्को 300 करोड़। अविका आंखें छोटी करके बोली, अंडस्को त्रय शतकोटिः 1 रुपयिकानी। अजय उसकी बात को ट्रांसलेट करके स्टेज पर खड़े आदमी से बोला, अंडस्को 300 करोड़ 1 रुपया। अब सभी अजय की तरफ देखने लगे थे। वो सभी जानना चाहते थे कि आखिर ये अजय के दिमाग में चल क्या रहा है जो वो ऐसी बोली लगा रहा था। अजय को भी हंसी आ रही थी। माधवी जी अजय की बोली को इग्नोर कर देती है। वो आगे बोली, अंडस्को 300 करोड़ 20 लाख। अविका झट से बोली, अंडस्को 300 कोटि विंशति लक्षरपोक 1। अजय अपने पसीने को पोंछते हुए बोला, अंडस्को 300 करोड़ 20 लाख 1 रुपया। इस बार वहां मौजूद सभी लोग और जोर से हंसने लगे। माधवी जी को लगा सभी उसकी इंसल्ट कर रहे। माधवी जी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और गुस्से से अजय की तरफ देखकर चिल्लाए, अंडस्को आखिर तुम लोग हो कौन? क्या तुम्हारे पास पैसों की इतनी कमी है जो सिर्फ 1-1 रुपए बढ़ाकर बता रहे हो? आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? डी और वी भी हैरान थे। वह भी जानना चाहते थे कि अविका केवल 1-1 रुपए क्यों बढ़ा रही है। स्टेज पर मौजूद आदमी ने जब देखा सभी गुस्से में हैं और कई लोग हंस रहे हैं, तो वो उन्हें शांत करते हुए सीरियस होकर बोला, अंडस्को प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मैं जानना चाहता हूं कि आगे कोई बोली लगाएगा। माधुरी जी ने गुस्से में कहा, अंडस्को 400 करोड़। माधवी जी ने 400 करोड़ बोल तो दिया था, मगर उसके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। उसके बगल में बैठे उसके बेटे ने उन्हें समझाते हुए कहा, अंडस्को माँ हम इतनी बोली नहीं लगा सकते, ये बहुत ज्यादा हो चुका है। वैसे भी सूर्यवंशी महल अब खंडहर के सिवा कुछ नहीं है। माधुरी जी गुस्से से बोली, अंडस्को नहीं, मुझे जानना है कि इन्हें सूर्यवंशी महल क्यों चाहिए। कहीं ये लोग उसके बारे में कुछ जानते तो नहीं है। माधवी जी के बेटे ने कुछ सोचते हुए कहा, अंडस्को माँ हम इतना पैसा नहीं दे सकते हैं। क्यों ना जब ये लोग इस महल को खरीद कर जाएंगे तब हम रास्ते में इन्हें खत्म कर देंगे, फिर सब कुछ हमारा हो जाएगा। ये सुनकर माधवी जी के होठों पर चालाकी भरी मुस्कुराहट आ गई। इस बार फिर अविका ने सिर्फ 1 रुपया ही बढ़ाया था। डी बहुत ही गौर से उसकी तरफ देख रहा था। उसे अविका में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा था। स्टेज पर मौजूद इंसान ने थोड़े अजीब भाव में कहा, अंडस्को तो यह महल 4 करोड़ 1 रुपए में बिक चुका है। प्लीज मिस्टर आप आकर पेपर्स पर साइन कर दीजिए ताकि हम ये फॉर्मेलिटी पूरी कर सके। डी को स्टेज पर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने अविका के हाथ को पकड़ा और एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, अंडस्को वो इसे हैंडल करो। कहते ही वह तुरंत चला गया। वी स्टेज पर चला गया और फॉर्मेलिटी पूरी करने लगा। माधुरी जी उसे गौर से देख रही थी, पर वी ने भी मास्क लगाया था आज, इसलिए माधवी जी उसका चेहरा नहीं देख पाए। माधुरी जी लगातार वह पर नजरें गड़ाए हुए अपने बेटे से बोली, अंडस्को यहां से बाहर निकलते ही इसे मार दो। कहते ही वो चली गई। दूसरी तरफ डी ड्राइव कर रहा था। अविका पैसेंजर सीट पर चुपचाप बैठी थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी पर ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए डी ने उसे डांट दिया था, तो बेचारी मुंह बंद करके बैठ गई। डी अपने साथ अजय को नहीं लाया था, इसलिए उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। डी ने देखा अविका सर झुकाकर बैठी है, तो वो कोल्ड वॉइस में बोला, अंडस्को सर झुकाकर मेरे मौत का मातम मना रही हो क्या? उसने जैसे ही यह कहा, अचानक कार के टायर पंचर होने की आवाज आई। कार अनबैलेंस हो गई। डी का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। वो जल्दी से स्टीयरिंग व्हील को संभालता है, पर सामने से एक ट्रक भी आ रहा था। अविका सामने ट्रक देखकर डरते हुए बोली, अंडस्को स्वामी। डी ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, पर ब्रेक भी नहीं लग रहा था। इस सिचुएशन में वो काफी शांत था, पर अविका और भी ज्यादा डरने लगी। वो एकदम से आंखें बंद करके ध्वंस को पकड़ लेती है। ट्रक ने जैसे ही ध्वंस की कार को टक्कर मारी, एक दिल दहला देने वाली आवाज पूरे एरिया में गूंजने लगी। उसके साथ ही एक चीख भी। आह! एक तेज आवाज के साथ ट्रक ने डी की कार को टक्कर मारी। डी ने भी कार से अपना कंट्रोल खो दिया। उसे सामने कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि बोनट से बुरी तरह धुआं निकल रहा था। डी की कार ट्रक से टकराने के बाद एक पेड़ से टकरा गई थी। आगे का कांच टूटकर अविका की तरफ गिरने लगा। कांच अविका के चेहरे पर लगने वाला था, मगर डी ने जल्दी से रिएक्ट करते हुए अविका को अपनी बाहों में भर लिया। वो एक सुरक्षा कवच की तरह अविका के सामने था ताकि उसे बचा सके। कांच के कुछ टुकड़े डी की पीठ में घुस गए थे, मगर डी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर दर्द का नामोनिशान नहीं था, पर अविका बुरी तरह सहम चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं।
कुछ देर में धुआं गायब होने लगा, तब डी की कार नजर आने लगी जो पेड़ से टकराई थी। ट्रक से टकराने के कारण उसका आधा हिस्सा खराब हो चुका था। लगभग 5 मिनट बाद अविका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी नजर सबसे पहले ड के चौड़े सीने पर पड़ती है। फिर वो धीरे धीरे अपनी नजर उठाकर खुद को देखने की कोशिश करती है। अविका को महसूस हुआ कि डी ने उसे कसके पकड़ हुआ है, पर उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही। तो अविका डर कर हकलाते हुए उसे पुकारती है, स्वामी। पर डी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अविका घबराहट में अपने होठों को दबाकर दोबारा उसे पुकारती है, स्वामी। इस बार ड ने हल्का सा रिएक्ट किया। वह धीरे से अपना चेहरा अविका की तरफ करता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। डी को पता था कि उसकी पीठ से खून बह रहा था, पर ड को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, और न उसने अविका को कुछ बताया। डी अविका से दूर हो गया। अविका का दिल उसकी करीबी और डर से धड़क रहा था। डी ने बिना भाव से उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? अविका ने अपना सिर हिला दिया। डी कार का डोर ओपन करने की कोशिश करता है, मगर डोर ओपन नहीं हो रहा था। डी ने अपनी मुट्ठी बनाकर जोर से किक मारा तो कार का डोर टूटकर जमीन पर गिर गया। डी ने अविका को बाहर निकाला। अविका ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि इस एक्सीडेंट के कारण वह घबराई हुई थी और उसके पैर भी कांप रहे थे। डी उसे बुरी तरह से घूरता है, तो अविका रोनी सूरत बनाकर बोलती है, स्वामी। डी को उसकी बात समझ नहीं आई, इसलिए उसकी भौहें ऊपर हो गईं। उसने आसपास अपनी नीली आंखों से देखा। जिस ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी थी, वह जा चुका था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज किया, फिर अविका को लेकर चलने लगा। पर अविका चलने की हालत में नहीं थी, इसलिए पहले तो डी उसे गुस्से में घूरता है, फिर उसे गोद में उठा लेता है। जैसे ही डी ने अविका को गोद में उठाया, उसकी पीठ से और भी ज्यादा खून बहने लगा। डी कसके अपने दांतों को भींच लेता है। अविका ने गिरने के डर से उसकी गर्दन में अपने हाथों को लपेट लिया और अपना छोटा सा सिर उसके सीने पर रख दिया। डी 15 मिनट तक चलता रहा। तभी एक कार वहां आकर रुकी। डी उसमें बैठ गया और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वे लोग होटल पहुंच गए जहां पर वे रुके थे। दूसरी तरफ वी जैसे ही सभी फॉर्मेलिटी पूरी करके नीलामी वाली जगह से निकला, माधवी जी के बेटे ने अपने गुंडों को उसे मारने के लिए भेज दिया था, और वो भी साथ में गया था। वी को पहले से ही पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो जानबूझकर गार्ड्स को ड के पीछे जाने को बोलकर वो अकेला ही होटल के लिए निकल गया। वहीं डी जैसे ही होटल पहुंचा, उसने अपने भरोसेमंद कमांडो को ऑर्डर दिया कि वे एक्सीडेंट के मास्टरमाइंड को पकड़े। इसके बाद वह अविका को लेकर रूम में आ गया। डी जैसे ही अपने फ्लैट पहुंचा, उसने बाहर खड़े एक भरोसेमंद कमांडो को ऑर्डर दिया, अंडरस्को, पता करो किसकी मौत आई है, जिसने डी को मारने की कोशिश की। लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कमांडो सिर झुकाते हुए रोबोटिक आवाज में बोला, यस डी। उसके बाद वो तुरंत वहां से चला गया। रूम में पहुंचते ही डी ने अविका को बेड पर बैठा दिया। अविका बेड पर बैठी थी। डी वॉशरूम की तरफ जाने लगा। अचानक अविका अपने सिर को उठाकर डी की तरफ देखती है, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसने देखा डी की पीठ से खून बह रहा है, उसकी पूरी शर्ट खून से भीग चुकी थी। स्वामी। अविका शॉक होकर बेड से उठ जाती है। डी के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है, पर कुछ नहीं बोलता। अविका घबराते हुए उसकी तरफ इशारा करती है। ड समझ जाता है कि उसकी चोट को अविका ने देख लिया है, पर वो कुछ बोलने के बजाय अविका को घूरते हुए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। डी अपने शर्ट को निकालकर फेंक देता है और शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसकी पीठ से अभी भी खून निकल रहा था, पर पानी के कारण अब उसका खून नजर नहीं आ रहा था। डी बिना भाव से दीवार पर अपना हाथ रखकर आंखें बंद कर लेता है। धीरे धीरे उसकी मुट्ठी कसने लगती है। उसकी आंखों के सामने ढेर सारा खून नजर आने लगता है। उसके कानों में आवाजें गूंजने लगती हैं, बाबी डॉल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अचानक ब्लास्ट हुआ और ड की आंखें एकदम से खुल गईं। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। वो एक जोरदार पंच दीवार पर मार देता है। ये राज क्या है? मैं पता लगाकर ही रहूंगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि डी के दिलो दिमाग में जगह बना सके। पर तुम जो कोई भी हो, तुमने मुझे पागल कर रखा है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। डी साइको की तरह बिहेव कर रहा था।
वह लगातार अपने हाथ को दीवार पर मार रहा था। उसके हाथ से बुरी तरह खून बह रहा था। अविका को डर की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो वॉशरूम के अंदर आ जाती है। वो जैसे ही डी को वाल पर पंच मारते हुए देखती है, घबरा जाती है। अविका जल्दी से भागते हुए गई और ड को रोकने की कोशिश करने लगी, मगर डर रुक ही नहीं रहा था। अविका घबराते हुए बोली, स्वामी। उसने डी का हाथ पकड़ लिया, मगर डी को उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वह लगातार अपने हाथ को दीवार पर मार रहा था। उसके हाथ से बहते खून को देखकर अविका की सांसें अटक रही थी। जब अविका के कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो अविका अचानक डी के सामने आ गई। डी जो ही वॉल पर पंच मारने वाला था, अचानक रुक गया। वह अपनी लाल आंखों से अविका को देखते हुए अटकते हुए बोला, वी का हटो। उसने यह इतने डरावने तरीके से कहा था कि अविका कांप गई। मगर ड के खून से लथपथ हाथ को पकड़कर वो खुद को रोने से नहीं रोक पाए। डी को ऐसे देखकर उसका दिल दुख रहा था। उसने दिल से ड को अपना पति मान लिया था। पर अविका को अब डर लग रहा था कि कहीं वह सच में मनहूस तो नहीं है। अविका को लगने लगा कि उसके कारण ही डी के शरीर से खून बह रहा है। इसलिए वह निराश हो गई। डी के लंबे बाल पूरी तरह से भीग गए थे और वह एकदम राक्षस जैसा लग रहा था। जब डी ने उसका झुका हुआ सिर देखा, तो उसने उसके गालों को थाम लिया। अविका के होंठ साफ नजर आ रहे थे। डी ने अगले ही पल उसे किस कर लिया। अविका शॉक हो गई। उसकी इस किस में आज एक अलग ही एहसास था, जिसमें अविका खुद को बहने से रोक नहीं पा रही थी। पर अविका को नहीं पता था कि डी क्या कर रहा है। वह चुपचाप उसकी शर्ट को पकड़कर खड़ी थी। ये एहसास दोनों के लिए नया था। डी तो पागल हो रहा था। उसे अपने दिल में आग सी महसूस हो रही थी। अब अविका शॉवर के नीचे आ गई थी। वह भी पूरी तरह भीग चुकी थी। डी के हाथ उसके कमर पर घूम रहे थे। अविका अंदर तक सिहर गई थी। वहां का माहौल अगले ही पल इंटेंस हो गया। वहां का टेम्परेचर बढ़ने लगा। शावर का पानी ठंडा था, जिसे अविका बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए वह अपने छोटे छोटे हाथों से डी के सीने पर मुक्का मारने लगी, ताकि वहां से भाग सके। वहीं दूसरी तरफ माधवी जी का बेटा व का पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पहुंच जाता है। लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वो अपनी कार से निकलकर आसपास देखता है। अचानक उसके घुटनों पर कुछ लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह गुस्से से पलटकर देखता है, पर पीछे कोई नहीं था। तभी भी, जो किसी हीरो की तरह पेड़ पर बैठा हुआ था, सीटी बजाते हुए सर्द आवाज में बोला, पहली बार किसी को मौत के पास आते हुए देखा है। इतना कहते ही वो एक झटके से पेड़ से नीचे कूद गया। इस वक्त वी हीरो से ज्यादा विलन लग रहा था। फिर वी स्टाइल के साथ पेड़ से टेक लगाकर खड़ा हो गया और अपने हाथ में मौजूद गन को हिलाने लगा। डॉट फ्लैट डी का रूम। डी पेट के बल लेटा हुआ था। उसकी पीठ पर घाव नजर आ रहे थे। अविका डी के बगल में अपने हाथ में एक बाउल लेकर खड़ी थी। घाव को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों का एक बूंद आंसू जैसे ही डी की पीठ पर गिरा, डी कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है, लेकिन कुछ बोला नहीं। डी की पीठ को देखते हुए अविका धीरे धीरे हल्दी का लेप उसके पीठ पर लगाने लगती है। वह बहुत ही प्यार से लगा रही थी। इस बीच उसके गाल थोड़े गुलाबी भी हो रहे थे, क्योंकि उसे वॉशरूम का वह सीन याद आ रहा था जब डी ने उसे किस किया था। डी को अभी भी उसके आंसू अपनी बैक पर फील हो रहा था। उसने बिना भाव से मगर नर्म आवाज में अपनी गर्दन को थोड़ा सा पीछे करते हुए पूछा, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? ये सुनकर अविका और भी ज्यादा शर्मा जाती है। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने कसके अपने होठों को आपस में दबा लिया। लेप लगाने के बाद वो डी से दूर खड़ी होकर अपने सिर को झुका लेती है। डी अपने लंबे कंधे तक लहराते बालों में हाथ फेरते हुए बेड पर बैठ गया और अपनी नीली आंखों से अविका को घूरने लगा। अविका चिंता से उसकी पीठ को देखते हुए लेटने का इशारा करती है, पर डी उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसकी कलाई को पकड़ लेता है। डी कुछ देर अविका के चेहरे को देखता है, क्योंकि अविका ने हमेशा की तरह घूंघट किया था। ये देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और चुपचाप अविका की कलाई में लगाने लगा। क्योंकि उसने अविका की कलाई को जोर से पकड़ा था, जिस कारण अविका की नाजुक सी कलाई रेड हो गई थी। आह! अविका ने जैसे ही डी के हाथों को फील किया, वो दर्द से चीखी, क्योंकि डी दवा को उसकी कलाई पर जोर से रगड़ रहा था। डी उसके चीखने से रुक गया। डी ये सब पहली बार कर रहा था। उसने आज तक केवल लोगों को मारा था, कभी किसी की केयर नहीं की थी।
इसलिए उसे नहीं पता था कि वो अनजाने में ही अविका को दर्द दे रहा था। डी कुछ देर तक अविका की लाल पड़ चुकी कलाई को घूरता है, फिर दवा उसके हाथ में पकड़ा कर वॉशरूम में चला गया। एक नए एहसास ने अविका के दिल को छू लिया था। अविका अपने दुपट्टे को पकड़कर उसे मसल रही थी। वो बार बार अपनी कलाई को देख रही थी, जिसे डी ने टच किया था। वो अपनी कलाई को धीरे से सहलाते हुए पिलो में अपने फेस को छिपा लेती है, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ वी किसी शैतान राजा की तरह खड़ा था। वो अपने शिकारी नजरों से माधवी जी के बेटे को देख रहा था। माधवी जी का बेटा हल्का सा घबरा गया, फिर गुस्से में चिल्लाया, अगर अपनी जान प्यारी है तो मुझे महल के पेपर्स दे दो। और तुम क्यों महल को खरीदना चाहते हो? वी ने उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी देखी तो अपने खंजर को निकालकर हल्के से उसे सहलाने लगा। उसे कुछ न बोलते देख माधवी जी का बेटा गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं जोधपुर का करता धरता यानी सूरज हूँ। मुझसे पंगा लेकर तुम यहाँ रह नहीं पाओगे। इसलिए आराम से कह रहा हूँ, वह महल मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। उसने इतना कहा ही था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। वह कुछ रिएक्ट करता, उससे पहले ही उसके पैरों में जो रस्सी फंसी थी, वह टाइट हो गई और वह एकदम से हवा में लटक गया। सूरज डर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, आखिर कौन हो तुम? वी सूरज के चेहरे पर अपने खंजर की नोक रखते हुए सनक भरी आवाज में बोला, तुम तो जोधपुर के करता धरता हो न, तो क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? चिंता मत करो, मैं जब लोगों को मारता हूं ना, तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि वह कब मर चुके, पर तुम खास हो इसलिए तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, बल्कि उससे भी बुरा करूंगा। सूरज को बहुत डर लगने लगा था, उसका शरीर कांप रहा था। वह हकलाते हुए बोला, देखो माँ, मेरे आदमी आ रहे होंगे, वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मुझे जाने दो। वी के होठों पर जो खतरनाक मुस्कुराहट थी, वह और भी ज्यादा बड़ी हो गई। वी बेरहमी से सूरज की गर्दन पर हल्के से खंजर को घुसा दिया। अगले ही पल सूरज की दर्दनाक चीख वहां गूंज उठी और उसकी गर्दन से खून बहने लगा। सूरज मौत से बहुत डरता था। वह लगभग रोते हुए बोला, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वी एक्सप्रेशनलेस भाव से बोला, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा सूर्यवंशी महल से क्या रिश्ता है? अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सूरज पहले तो चुप हो गया। उसने मन में सोचा, हो सकता है अगर इसे पता चल जाए कि सूर्यवंशी महल से मेरा क्या रिश्ता है तो यह मुझे महल वापस कर दे, और मैं मरना भी तो नहीं चाहता। ये सोचते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई और वह अपने दर्द को भूलकर घमंड से बोला, सूर्यवंशी महल मेरा है। इतना कहते ही वो एक पल के लिए रुका, उसके बाद आगे गुस्से में बोला, मेरा मतलब मेरे मामा के बेटे विध्वंस सूर्यवंशी का है। वह जोधपुर का हुकुम सा था और उसकी पत्नी आवी वहां की रानी सा थी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि सालों पहले इस महल में एक बहुत बड़ा जश्न था और हुकुमसा की शादी भी। इस शादी में दुश्मनों ने हमला किया था, जिसमें कई की मौत हो गई और कई लोग गायब हो गए। तब से सूर्यवंशी महल ऐसे ही पड़ा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। वी सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। वो गौर से सूरज को देख रहा था, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि क्या वो सच कह रहा है। काफी देर तक सूरज की आंखों में देखने के बाद वो एक कदम दूर हो गया। सूरज को लगा वो बच गया है, इसलिए वो खुश हो गया। मगर अगले ही पल वी ने उसके चेहरे पर खंजर से वार कर दिया। एक बड़ा सा कट सूरज के गालों पर नजर आने लगा। सूरज चिल्लाने लगा। तो वी डेविल स्माइल करके बोला, तुमने वी के रास्ते में आने की कोशिश की, इसलिए इस निशान को मेरा प्यार समझना और कभी मुझे मत भूलना। इतना कहते ही वो सूरज को वही लटकता हुआ छोड़कर चला गया और सूरज चिल्लाता रह गया। फ्लैट दूसरी तरफ डी शर्टलेस होकर लिविंग एरिया में बैठा था। अविका को उसकी बहुत चिंता थी, इसलिए उसने उसे शर्ट भी नहीं पहनने दी ताकि उसकी बैक पर लगी दवा न मिट जाए। अविका ने ड की सारी शर्ट को पानी में गीला कर दिया, जिसके लिए डी ने उसे बहुत डांटा था और पनिशमेंट भी दी थी। अविका इस वक्त दीवार के पास अपने कान पकड़कर खड़ी थी। अजय वही बगल में डरते हुए खड़ा था। डी अपनी खतरनाक नजरों से अविका को देख रहा था। अविका तिरछी नजरों से उसकी तरफ भी देख रही थी। डी उसकी ये हरकत देखकर गुस्से में बोला, दीवार की तरफ चेहरा करो। अविका डरते हुए घूम गई और दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। डी काफी गुस्से में अपने फाइल के पन्ने पलट रहा था, फिर गुस्से में फाइल को टेबल पर फेंकते हुए अविका से बोला, मुझे कॉफी चाहिए।
अगर कॉफी मुझे पसंद नहीं आई तो मैं इसी बिल्डिंग से तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। अविका ये सुनकर भी अपनी जगह से नहीं हिली, तो डी दोबारा उसे ऑर्डर देता है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा मुझे कॉफी चाहिए। अविका अपने सिर को नीचे करके खड़ी हो गई, पर वो कुछ नहीं बोली। डी का पारा हाई होने लगा। वो अपनी जगह से उठता कि अजय अविका को बचाने के लिए एकदम से बोला, मिस्टर डी, आपने अविका को पनिशमेंट दी है। शायद वो इसलिए ही नहीं जा रही। आप इसकी पनिशमेंट खत्म कर दीजिए तो शायद वो आपके लिए कॉफी बना दे। डी घूर के उसे देखता है, फिर अविका को ऑर्डर देता है, ठीक है, तुम्हारी पनिशमेंट खत्म, अब जाकर कॉफी बनाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अविका खुश होकर जाने लगी तो डी डेविल स्माइल करके आगे बोला, लेकिन मुझे कॉफी पसंद नहीं आई तो तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिलेगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अविका उदास होकर उसे देखने लगी जैसे न्याय मांग रही हो, पर डी मुस्कुराते हुए उसे इग्नोर करके अपने फोन को चलाने लगा। अविका मुंह बनाते हुए किचन में भाग गई। डी, जिसका ध्यान फोन चलाने में था, वो अनजाने में ही सोफे से टेक लगाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी चोट से दोबारा खून बह रहा है, पर वह इसे इग्नोर करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वी वहां पर आ जाता है। वी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो थोड़ा परेशान था। वी आते ही डी के बगल में बैठ गया। डी बिना आंखें खोले कोल्ड आवाज में बोला, व्हाट वी? वी एक पल रुका, फिर अचानक ही बोला, तुम्हें नहीं लगता ये हावी नाम काफी सुना सुना लगता है? डी का चेहरा कोल्डनेस से भर गया। उसने आंखें खोलकर वह को देखा, जिसकी आंखें एकदम लाल थीं। अजय तो डर के मारे कोने में दुबका हुआ था। फिर वो दोनों को घूरते हुए मन में बोला, हे भगवान, एक नौकरी मांगी थी मैंने, यह नहीं कहा था कि राक्षसों के बीच मुझे भेज दीजिए। पता नहीं किस बात पर गुस्सा होकर ये लोग मुझ पर भड़क जाएंगे। तभी अविका कॉफी लेकर आ जाती है। वह अपने दुपट्टे को थोड़ा और नीचे करते हुए डी की तरफ कॉफी करते हुए प्यार से बोली, स्वामी। डी अपने सर को मसलते हुए कॉफी ले लेता। वी अविका को घूरते हुए ऑर्डर देता है, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। अविका चुपचाप कान पकड़कर दोबारा दीवार के पास खड़ी हो गई। ये देख वी इस बार तेज आवाज में बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। अविका दीवार की तरफ अपना चेहरा करते हुए अजीब सा मुंह बनाकर बोली, अहम केवलम स्वामिनः आज्ञापालन करोमि, न तु वानरस्य भार्यायाः कर्तव्यम स्वामिनः आज्ञापालन सेवा च। यदि त्वं सेवितुम् इच्छसि तर्हि विवाहं कुरु, अहम सेवकः नास्मि। मैं सिर्फ स्वामी की बात मानती हूँ, वानर की नहीं। पत्नी का धर्म होता है स्वामी की बात मानना और उनकी सेवा करना। अगर आपको अपनी सेवा करानी है तो शादी कर लीजिए, मैं नौकर नहीं हूँ। उसका लंबा चौड़ा भाषण सुनकर वी अपने माथे को मसलते हुए अजय को घूरते हुए बोला, ये दूसरे ग्रह की प्राणी ने क्या कहा अभी अभी? अजय के माथे से पसीना निकल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। कुछ देर सोचने के बाद अजय मुस्कुराते हुए जल्दी से बोला, सर, मैडम कह रही है कि उन्हें पनिशमेंट मिली है, इसलिए वह अपनी जगह से नहीं हिल सकती। वी उसे शक भरी नजरों से देखकर बोला, पर उसने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया है तो इसका मतलब इतना छोटा कैसे हो सकता है? अजय को लग रहा था वो बुरी तरह फंस गया था। अब डग गुस्से में अजय को देख रहा था। उसके बाद अविका को शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुमने क्या कहा? मुझे सब समझ आया। अविका और अजय सहम गए। डी अजय को जानलेवा नजरों से घूर रहा था, तभी एक कमांडो वहां आ गया। उसके चेहरे पर बहुत सख्त भाव थे। वो कमांडो सीधा ड के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। डी उसे बोलने का इशारा करता है, तो वह कमांडो जल्दी से बोला, डी, हमने उन लोगों को ढूंढ लिया है जिन्होंने आपका एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी। वे सब इस वक्त बाहर है। डी एक नजर उस पर डालता है, फिर ठंडे भाव से कुछ इशारा करता है। वो कमांडो तुरंत वहां से चला जाता है। वी डेंजरस भाव से बोला, जिसने भी यह किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहते ही वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। अविका उसके गुस्से को देखकर सहम जाती है। कुछ देर बाद कमांडो दो आदमियों को लेकर आते हैं। दोनों ही आदमियों की उम्र लगभग 30 से 32 साल होगी। उनके शरीर पर चोट के निशान थे। कमांडो उन्हें घुटनों के बल ड के सामने बैठा देता है। डी के एक हाथ में खंजर था और वह के हाथ में बंदूक थी। दोनों ही खतरनाक लग रहे थे। वे आदमी डरते हुए खुद को छुड़ाने लगे। उनमें से एक ने डरते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों पकड़ा है?
डी अपने गार्डन में हाथ फेरता है, फिर अजीब तरीके से मुस्कुराकर सर्द आवाज में बोला, इंटरेस्टिंग। उसकी आवाज ही काफी थी उन लोगों को डराने के लिए। वी पहले वाले आदमी के घुटने पर गोली चलाते हुए डेविल स्माइल करके बोला, क्या सच में तुमने कुछ नहीं किया? वो आदमी दर्द से चिल्ला उठा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया था। मेरे घर में मेरे बीवी और बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो प्लीज। वी अपनी बंदूक को देखता है जिसमें से धुआं निकल रहा था। फिर वो तिरछी नजरों से अविका को देखता है जो उससे डरते हुए दीवार को पकड़कर खड़ी थी। ये देखकर ड के होठों की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वी एक और गोली दूसरे वाले आदमी को मारकर कोल्ड आवाज में पूछता है, मैं सिर्फ लोगों को एक मौका देता हूं। अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारी लाश भी तुम्हारे परिवार वालों को नहीं मिलेगी। दूसरा वाला आदमी डरते हुए बोला, हम सच कह रहे हैं, हमें पैसे मिले थे और कहा था कि हमें इस लड़की को मारना है, इसलिए अपने एक्सीडेंट किया। ये सुनकर डी की आंखों में गुस्सा झलकने लगता है। वो अपनी जगह से उठकर उस आदमी की गर्दन को एक झटके से काट देता है। उसके खून की कुछ बूंदें डी के चेहरे पर गिरती हैं और वह एक साइको की तरह लग रहा था। ये देखकर अविका चीख उठी, आह! उसकी चीख की आवाज सुनकर ड हल्का सा मुस्कुराया। फिर वो दूसरे आदमी की गर्दन पर खंजर की नोक रखते हुए सर्द आवाज में बोला, आखिरी मौका। वो आदमी डर कर बोला, अगर आप हमें मार देंगे तो आपको क्या लगता है इस लड़की को बचा लेंगे? वो लोग और लोगों को भेजेंगे और उसने इतना कहा ही था कि डी उसे मार देता है। यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो खंजर को फेंकते हुए व को कुछ इशारा करता है और अविका की तरफ बढ़ने लगा। अविका घबराते हुए दीवार से सटकर बोली, स्वामी न आह! डी उसकी ठुड्डी को पकड़ लेता है और धीरे से अपने अंगूठे से उसके होठों को मसलते हुए सर्द भरी आवाज में बोला, डर लग रहा है? अविका अपना सर हिला देती है तो ड ने अपने दोनों हाथों को अविका की कमर पर रखते हुए कहा, डरना जरूरी है। जब कोई मुझसे डरता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अविका। उसके इस तरह बोलने से अविका अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वो खून से सना हुआ चेहरा वह देख नहीं पा रही थी। डी उसे कसके अपने से चिपका लेता है। अजय तो लगभग बेहोश होने वाला था। अगली सुबह अविका ने पूरी रात जागकर डी के चोट का ध्यान रखा था। इसके बदले में उसने डी से मंदिर जाने की जिद की। डी को भगवान में भरोसा नहीं था, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। डी एक्सप्रेशनलेस भाव से होटल के बाहर अविका का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उसके कानों में पायल की आवाज सुनाई दी। वह अपनी जगह पर ठहर सा गया। अविका ने बनारसी रेड कलर की साड़ी पहनी थी। उसने बाल खोले हुए थे, उसके एक हाथ में पूजा की थाली थी, हाथों में चूड़ा था, मांग में सिंदूर और एक तरफ उसने बहुत ही स्टाइल से गजरा लगाया हुआ था। उसे देखकर कोई भी अपना दिल हार बैठता। पर अविका ने अपने पल्लू से अपने आंखों के नीचे का पूरा हिस्सा ढका हुआ था। अविका की बड़ी बड़ी आंखें नजर आ रही थी जिसमें काजल लगा हुआ था। एक पल के लिए डी उसकी आंखों में खो जाता है, पर अगले ही पल गुस्से से कार में बैठ गया। अविका भी अपना चेहरा छुपाते हुए कार में बैठ जाती है तो डी बाहर की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोला, कोई इससे पूछो यह अपना बदसूरत सा चेहरा क्यों छुपा लेती है हर बार। अजय अविका से सवाल करने वाला था मगर ड उसे रोकते हुए गुस्से में बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वी कार स्टार्ट कर देता है। कुछ देर में वे सब मंदिर पहुंच जाते हैं। अविका कार से उतर जाती है और गार्ड्स भी। डी और वह कार के अंदर ही बैठे हुए थे। डी अपने फोन में कुछ कर रहा था और वह कार से निकलकर एक्सप्रेशनलेस भाव से आसपास देखने लगा। आसपास देखते हुए वो बोनट पर बैठ गया। वहीं अविका ने अपना घूंघट हटा दिया था। अब उसका खूबसूरत चेहरा साफ नजर आ रहा था। अविका मंदिर के सीढ़ियों के पास गई। अचानक उसे कुछ याद आया। वो अपना घूंघट करती है और भागते हुए कार के पास जाती है। डी विंडो से उसे देखता है और अपनी आंखें छोटी कर लेता है, फिर गेट को खोल देता है। अविका एकदम से झुकी और ड के पैरों को छूते हुए मीठी आवाज में बोली, स्वामी आशीर्वाद। डी के एक्सप्रेशन अंडरस्को अविका ने देखा ड उसे घूर रहा है तो वह डी के हाथ को पकड़कर अपने सिर के ऊपर रखती है और चली जाती है। 5 मिनट तक डी अपनी जगह पर जम गया था। वी भी बिना भाव के ये देख रहा था। फिर दोनों एक दूसरे को अजीब तरह से घूरने लगे। वहीं अविका खुश थी। मंदिर आके उसके बालों में लगा गजरा उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। अविका थाल लेकर पंडित जी के पास जा रही थी। वहीं सूरज किसी काम से आया था। उसने अविका को कार से उतरते हुए देख लिया था और वह को भी। वह अपनी गर्दन और चेहरे पर लगे चोट को छूते हुए गुस्से में बोला,
मुझे मारने की कोशिश की थी ना, आज बताता हूं मैं। वो मंदिर के अंदर जा रही अविका को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा था। अविका मंदिर में पहुंचते ही पंडित जी को पूजा की थाली देती है। पंडित जी थाली ले लेते हैं तो अविका अपने सर पर पल्लू रखकर उनके पैरों को छूती है। पंडित जी मुस्कुराकर बोले, सदा सुहागन रहो और हमेशा खुश रहो। अविका खुश हो जाती है। पंडित जी माता रानी की मूर्ति को देखते हुए बोले, माता रानी तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करें। अविका मुस्कुराते हुए माता रानी के सामने माथा टेकती है और अपने हाथ जोड़ लेती है। उसने फिर उदास होकर अपने मन में कहा, अंडस्को मां राजी कृपया अस्माकं स्वामिन् क्षमस्व। निर्दोषः स वानरवशः अतएव तेष्वः तन् निर्दोषः पुरुषः मारितवन्तः कृपया तान् दण्डं मा ददातु। यत्किमपि क्लेशः अस्ति तत् अस्माकम् उपरि आनयन्तु परंतु अस्माकं स्वामिन् सुरक्षितं कुर्वन्तु। माता रानी कृपया हमारे स्वामी को क्षमा करें। वो निर्दोष है और वह उस वानर राक्षस के वश में है, इसीलिए उन्होंने कल उस निर्दोष आदमी को मार डाला। कृपा करके उन्हें दंड मत दीजिएगा। जो भी संकट है वह हम पर ला दीजिएगा, पर हमारे स्वामी को सुरक्षित रखिएगा। इतना कहकर वह अपनी आंख बंद कर लेती है। अविका पूजा करने के बाद मंदिर के चक्कर भी लगाती है। तभी पंडित जी ने उससे कहा, बेटा, इस मंदिर के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है, वहां पर धागा बांधने से सारी मनोकामना पूरी होती है। ये सुनकर अविका की आंखों में चमक आ गई। वो पूजा की थाली लेती है और पंडित जी को धन्यवाद करते हुए पेड़ के पास चली जाती है। अविका बहुत खुश लग रही थी, मगर अविका अनजान थी कि एक खतरा उस पर मंडरा रहा है। अविका धीरे धीरे पेड़ के करीब बढ़ने लगी। वहीं डी बार बार अपनी घड़ी में समय देख रहा था और कार से निकलकर इधर उधर चक्कर लगा रहा था। फिर डी गुस्से में मंदिर की तरफ देखने लगा। उसने देखा आधे घंटे हो चुके हैं। अब उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसने गुस्से में अपने एक कमांडो को देखा तो कमांडो जल्दी से मंदिर के अंदर जाकर अविका को ढूंढने लगा। डी गुस्से से जोरदार पंच कार पर मारता है। वी भी मंदिर की तरफ एक्सप्रेशनलेस भाव से देखने लगा। वो टाइम देखने के बाद अपनी आईब्रो सिकोड़ लेता है। कुछ देर बाद जो कमांडो मंदिर के अंदर गया था, वो मंदिर से बाहर आकर ड के सामने अपना सर झुकाते हुए बोलता है, मैडम, हमें कहीं भी नहीं मिली। ये सुनकर डी की आंखें छोटी हो गईं। उसने ठंडे स्वर में कहा, वो अंदर ही है, ध्यान से देखो। कमांडो डरते हुए जवाब देता है, डी, मैंने हर जगह देखा, लेकिन मैडम कहीं भी नहीं मिल रही है। मैडम मंदिर में कहीं भी नहीं है। ये सुनकर ड के भाव बदल जाते हैं। वी कमांडो को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, कहीं वो पहले ही मंदिर से बाहर तो नहीं आ गई थी? कमांडो जल्दी से बोला, नहीं, हम मंदिर के बाहर ही खड़े थे। हमने मैडम को बाहर आते हुए नहीं देखा है। ये सुनकर ड और वी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। डी और वी दोनों ही मंदिर की तरफ देखते हुए मुट्ठी कस लेते हैं। कमांडो घबराकर पूछता है, क्या आप अंदर जाना चाहते हैं? वी बीच में दांत पीसते हुए बोला, हमें नफरत है इस जगह से। आइंदा से ऐसी बकवास बातें हमसे मत करना, वरना जान से जाओगे। कमांडो घबराते हुए 2 कदम पीछे हो गया। डी की आंखें लाल हो रही थीं। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए अपनी साइको आवाज में बोला, अविका। वहीं दूसरी तरफ अविका खुद को छुड़ा रही थी। अंडस्को मां अस्मा त्यजतु कृपया अस्मा रक्षतु। स्वामी, छोड़िए हमें, कोई रक्षा करिए स्वामी। अविका खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर सूरज उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो जबरदस्ती अविका को मंदिर के पीछे खड़ी अपनी कार में बैठा देता है और दरवाजे को अच्छे से बंद कर देता है। कुछ ही देर में वो अविका को वहां से लेकर चला गया। इधर डी, वी और बाकी कमांडो अविका को हर जगह ढूंढ रहे थे, पर अविका उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी। डी जैसे ही मंदिर के पीछे पहुंचा, अचानक उसकी नजर जमीन पर टूटकर बिखरी चूड़ी पर पड़ी। वो जल्दी से उस चूड़ी को उठा लेता है तो उसकी आंखें गहरी हो गईं। डी कसकर उस चूड़ी के टुकड़े को पकड़ लेता है तो नुकीला हिस्सा उसकी हथेली पर चुभ गया और खून निकलने लगा। डी की आंखें लाल हो रही थीं। उसका गुस्सा बहुत ही खतरनाक हो रहा था। तभी उसकी नजर आगे कुछ दूरी पर पड़े गजरे के टुकड़े पर पड़ी। डी गजरे को उठा लेता है। उसमें से अभी भी अविका की खुशबू महसूस हो रही थी। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। अविका। डी अपनी आंखें खोलकर गजरे को देखता है, फिर उसे अपने जेब में रख लेता है। उसने पीछे खड़े वह को देखते हुए सर्द आवाज में कहा, लगता है कोई चाहता है मैं उसे यमराज लोक का रास्ता दिखाऊं। जाओ, जाकर तैयारी करो। इस बार बात साइको किंग की क्वीन पर आई है।
मौत का खेल तो बड़ा होगा ही, कहते ही वो ठंडे तरीके से मुस्कुराया। वी के भी होठों पर एक मुस्कान आ गई। उधर सूरज अविका को एक गैराज में लेकर जाता है। वहां पर टूटी फूटी गाड़ियां रखी हुई थी और एक खंभे से चिंगारी निकल रही थी। सूरज अविका का हाथ खींचते हुए जबरदस्ती उसे जमीन पर पटक देता है। अविका जमीन पर गिरते ही डी को पुकारती है, स्वामी। सूरज हंसते हुए अविका के बालों को कसके पकड़कर बोला, अब उसे डर का पता चलेगा। मुझे पेड़ पर उल्टा लटकाया था ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। खुद को क्या समझता है वो। अब तुम मुझे मिल गई हो, अब मैं तुम्हारे सहारे उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर अविका अपने आंसू पोंछकर गुस्से में बोली, अंडस्को यद वज्जी मयि तद अहम हृदयिष्यामि न तु मम स्वामिना किंचन। आप मेरे बारे में चाहे जो बोले मैं सह लूंगी, लेकिन अपने स्वामी के बारे में मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सूरज उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, ये कौन सी भाषा बोल रही हो, कहीं तुम कोई एलियन तो नहीं हो। इतना कहकर वो हंसने लगा। फिर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए घमंड से बोला, तुम्हारे मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र, मतलब तुम पक्का उसकी ही पत्नी हो। उसने मुझे उल्टा लटकाकर मेरे चेहरे और गर्दन पर खंजर मारा था ना, अब मैं भी तुम्हें कैद करके तुम्हारे चेहरे को बर्बाद कर दूंगा। फिर तुम्हारे सहारे तुम्हारे पति के गले और चेहरे पर खंजर मारूंगा, फिर उसका खूबसूरत चेहरा भी बिगड़ जाएगा। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगा। सूरज वह के बारे में बोल रहा था, पर उसे नहीं पता था कि अविका का हस्बैंड डी है, इसलिए डी के बारे में ऐसी बातें सुनकर अविका को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्योंकि वो एक पतिव्रता पत्नी थी और अपने पति के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती थी। अविका अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। पहली बार उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं। अविका अपने गुस्से को दबा नहीं पा रही थी। उसने सूरज से कहा, अंडस्को यदि पुनः अक्वार अस्माकम स्वामिने किंपि वज्जी तरही भवतः कृतेन हितकर भविष्यति। एक बार और हमारे स्वामी को कुछ कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अविका की पर्सनैलिटी एकदम से चेंज होने लगी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये वही डरपोल अविका है। सूरज हंसते हुए बोला, अरे अरे तुम्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या करोगी गुस्से में, मुझे मार दोगी? बोलो। आह हा 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 हा। वो अविका का मजाक बनाते हुए लगातार हंस रहा था। अविका का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अविका अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कस के बंद कर लेती है। उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो रही थीं। ये सब देखकर उसे उकसाने में सूरज को और मजा आ रहा था। सूरज जानबूझकर उसे भड़काने के लिए बोला, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पति के साथ क्या करूंगा? मैं उसे। इतना कहकर वह आसपास देखने लगेगा। फिर एक कार की तरफ इशारा करके आगे बोला, मैं उसके सिर को कार में पटकूंगा, जब तक खून नहीं निकल आएगा तब तक पटकूंगा। फिर उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ दूंगा। उसके बाद उसके पास जो 10 उंगलियां हैं न, उन्हें बेरहमी से काट दूंगा। आह उसकी चीखें सुनने में कितना मजा आएगा। इतना कहकर वो हंसने लगा। कुछ देर हंसने के बाद सूरज अविका के गले और मांग की तरफ इशारा करके अजीब से भाव से बोला, फिर तुम विधवा हो जाओगी। तुम्हें अपने मांग का सिंदूर हटाना पड़ेगा और अपने गले का मंगलसूत्र भी तोड़ना पड़ेगा। तो क्यों न ये काम मैं पहले ही कर दूं? इतना कहते हुए वह राक्षसों की तरह हंसते हुए अपने हाथ को धीरे धीरे अविका के गले की तरफ लेकर जा रहा था ताकि उसके मंगलसूत्र को पकड़कर तोड़ सके। अविका एकदम काली माता बन गई थी गुस्से के कारण। सूरज ने जैसे ही अविका के मंगलसूत्र को छुआ, अचानक वो जोर से चिल्लाने लगा, आह छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अरे पहल लड़की तुम क्या कर रही हो? तभी सूरज उड़ते हुए एक कार से टकराया। ये वही कार थी जिससे वो डी के सर को पटकने की बात कर रहा था। सूरज कार से टकराते ही जमीन पर गिर गया और खांसने लगा। सूरज अपनी कमर को पकड़ लेता है और दर्द से तड़पते हुए सामने देखने लगा, तो उसके दिल को छूते हुए एक डर की लहर दौड़ गई। डर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सूरज पीछे की तरफ खिसक कर बोला, तुम। सामने अविका अपनी जगह पर खड़ी थी। वो अपने पल्लू को घुमाते हुए उसे अपने कमर में दबा लेती है। फिर अपने मंगलसूत्र को छुपाते हुए गुस्से में बोली, अंडस्को त्वम मम स्वामिन हनिष्यसि तस्य शिरः यानन ताडिष्यसि रक्तस्रावः च भविष्यति त्वम तस्य हस्तस्य अस्थिभंग करिष्यसि मम मंगलसूत्रम च भंगिष्यसि मम स्वामिन पश्यन् तव दोषः आसीत्। मेरे स्वामी को मारोगे तुम, उनके सर को कार से पटक कर खून निकालोगे, उनके हाथ की हड्डी तोड़ोगे और मेरे मंगलसूत्र को तोड़ोगे। मेरे स्वामी की तरफ आंख उठाकर देखना ही तुम्हारी गलती थी। सूरज हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? क्या तुम डरपोक लड़की नहीं हो?
अगर तुम्हें लड़ना आता है तो पहले खुद को क्यों नहीं बचाया जब मैंने तुम्हें किडनैप किया था। अविका कोई जवाब नहीं देती। वो सूरज के पास जाकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरती है और उसके सिर को तब तक कार से पटकती है जब तक सूरज के माथे से खून नहीं निकल आया। उसके बाद अविका सूरज की कलाई को मरोड़ते हुए दांत पीसकर बोली, अंडस्को त्वम मम स्वामिनः वधस्य विषये एवं कथसी कथयतु त्वम दुख अनुभवसी अस्माकं सुकुमारः स्वामी अपि तथैव दुख प्राप्स्यति स्म। ऐसे ही मेरे स्वामी को मारने की बात कर रहे थे न? बोलो, हो रहा है दर्द तुम्हें? ऐसा ही दर्द हमारे नाजुक स्वामी को भी होता? सूरज तड़पते हुए फिर से वही सवाल दोहराते हुए बोला, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, और पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम इतनी ताकतवर हो तो जब मैंने तुम्हें किडनैप किया तब रो क्यों रही थी? मगर अविका फिर से उसके सवाल को इग्नोर कर देती है। अविका ने उसे नहीं छोड़ा। अविका सूरज की कलाई को उसके पीठ से लगाकर अपनी मुट्ठी बनाकर उसके चेहरे पर बहुत 3 से 4 मुक्का मार दी। फिर उसे जमीन पर फेंकते हुए उसे 6 से 7 किक मारी। सूरज की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और सिर से भी। वो लगभग बेहोश होने वाला था क्योंकि कल की भी चोटें ताज़ा हो गई थी। तभी अजय भागते हुए अंदर आ जाता है। सामने का सीन देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वो डरते हुए बोला, ये तो लेडी मॉन्स्टर निकली। नहीं नहीं, अब मुझे ऐसा लग रहा है मिस्टर डी साइको किंग नहीं बल्कि उनकी क्वीन ही साइको है। हे भगवान, मुझे कहाँ फंसा दिया है। अभी तो मुझे उन दोनों से डर लगता था और मैं मैडम को भोला भाला समझता था, मगर ये तो डॉन निकली। अविका आखिरी बार सूरज के चेहरे पर मुक्का मारते हुए बोली, अंडस्को यो मम स्वामिन प्रति नेत्रम उत्थाप्येत अहम तान नेत्रानि निष्कासयिष्यामि। मम स्वामी अतीव निर्दोषः अस्मिन् दुष्टे लोके परंतु अहम तस्य लाभः कश्चित् न दास्यामि। जो भी अपनी नजरें मेरे स्वामी की तरफ उठाएगा, मैं उन नजरों को निकाल लूंगी। मेरे स्वामी इस दुष्ट दुनिया में बहुत ही मासूम है, पर मैं किसी को उनका फायदा नहीं उठाने दूंगी। अविका को यही लगता था कि डी बहुत ही मासूम है और हर कोई उसका फायदा उठाता है। जब से अविका ने ड और व की बातें सुनी थी कि डी कुछ वक्त पहले जेल में थे, तब से अविका को पूरा यकीन हो गया था कि डी बहुत ही भोला है और लोगों ने उसे फंसाकर जेल भेजा था। इसलिए उसने ठान लिया था कि वह हर हालत में डी की बॉडीगार्ड बनेगी और उसे लोगों से बचाएगी। तभी कई सारे कमांडोज भागते हुए अंदर आते हैं। ये देखकर अविका जल्दी से सूरज से दूर हो जाती है। उसने अपना पल्लू ठीक किया और जल्दी से घूंघट कर लिया। उसके हाथ में जो खून लगा था वह भी साफ कर लिया। उसने जैसे ही डी को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू उसके गाल पर आ गए थे। वो भागते हुए सीधा ड के सीने से लग गई और रोने लगी। ऐसा लग रहा था वो बहुत डर गई हो। डी उसके पीठ को सहलाते हुए आंखें बंद कर लेता है। अब जाकर उसे चैन आया था। अजय अपनी आंखें फाड़े अविका के ड्रामे को देख रहा था। अचानक डर के कारण उसे सब धुंधला दिखने लगा। अविका को देखते हुए ही वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। डी और वह गुस्से में सूरज की तरफ देखते हैं जो अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। वी ने अपनी आईब्रो सिकोड़कर अविका को देखा, फिर अजय को। उसने अपने माथे को रगड़ते हुए ठंडी आवाज में कहा, अजय हमसे पहले अंदर आया था। शायद उसने ही अविका को बचाया होगा और इस सूरज को मारा होगा। डी अपना सर हिला देता है और ठंडे भाव से सूरज को घूरते हुए कमांडो से बोला, इसे लेकर चलो। इसे इतनी आसान मौत नहीं मरने दूंगा मैं। कुछ देर बाद वे सभी फ्लैट वापस पहुंच गए थे। लिविंग रूम में ही सूरज को कुर्सी पर बांध के रखा गया था। उसके आसपास तार भी थे क्योंकि उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था। डी किंग साइड सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसके हाथ में एक अजीब तरह का खंजर था। वी सूरज के करीब अपनी गन लेकर खड़ा था। सूरज घबराते हुए बोला, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो लड़की एक खूंखार भेड़िया है। उसने मुझे मारा है। क्या उसके लिए तुम सब मुझे मारना चाहते हो? और मैंने तो उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। उसने जैसा ही यह कहा, वी उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, क्या तुम उस लड़की की बात कर रहे हो जिसे अगर चींटी भी गुस्से में देख ले तो वो डर कर छिप जाए? वही अविका रूम के दरवाजे के पास खड़ी थी और एक भीगी बिल्ली की तरह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी। वो डी को देखते हुए सोचने लगी कि कहीं ड ने सूरज की बातों पर भरोसा कर लिया कि उसने ही सूरज को पीटा है, तो डी उससे डरकर उससे दूर ना हो जाए। डी और वह सूरज को घूर रहे थे। सूरज की हालत खराब हो गई थी। वह उसे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इस बार सूरज बेहोश हो गया था।
सूरज का चेहरा थोड़ा थोड़ा नीला पड़ने लगा था। डी अपने कमांडो को ऑर्डर देता है, यह मरना नहीं चाहिए, इसे कैदखाने में डाल दो और पता करो इसके कितने साथी हैं। उस औरत का भी पता करो जो इसके साथ थी। ठीक उसी समय ड को अचानक याद आया था कि उसने नीलामी में सूरज के बगल में एक औरत को भी बैठे हुए देखा था। उसके बाद वह उठकर जाने लगा। तभी भी उसे रोकते हुए कुछ सोचकर बोला, मैंने पहले ही लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि वो सभी 1 महीने के अंदर सूर्यवंशी महल को पहले जैसा बना दे, और मैंने मॉम के पीछे एक जासूस छोड़ा था। मुझे पता चला है कि मॉम ने किसी आदमी को अमेरिका में कैद करके रखा है, और जिस आदमी को कैद करके रखा गया है वो सूर्यवंशी परिवार से है। ये सुनकर डी की आंखें गहरी हो गईं। तभी उसकी नजर दरवाजे से झांक रही अविका पर गई। तो वह ठंडे भाव से बोला, मुझे विध्वंशी सूर्यवंशी और उसके बेटे के बारे में जानना है, और ये भी को उन्हें किसने मारा था, सब कुछ पता करो। उसके बाद ड रूम में जाने लगा। ये देखकर अविका जल्दी से रूम के अंदर भाग जाती है। डी जब रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि अविका अपने कपड़ों को फोल्ड कर रही है। वह जाकर अपना हाथ बांधकर उसके पीछे खड़ा हो गया। उसकी मौजूदगी को महसूस करके अविका के माथे से पसीना निकल रहा था। स्वामी किमथ मां राक्षसवत प्रेक्षते। स्वामी, मुझे राक्षसों की तरह क्यों घूर रहे हैं? अंडस को अपने मन में इतना कहते हुए उसकी पकड़ उसके हाथ में पकड़े कपड़ों पर कस जाती है। डी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अविका की तरफ बढ़ता है। उसे अविका का चेहरा अभी भी पल्लू के कारण नजर नहीं आ रहा था। डी अपने सख्त हाथों को अविका की कमर पर रखता है। इस एहसास से अविका की आंखें बंद हो जाती हैं। डी उसे खुद से सटा लेता है तो अविका की हल्की सी आह निकल गई। अविका जल्दी से अपनी आवाज को रोकने के लिए अपने होठों को दबाती है। तभी डी अपनी ठंडी सांस उसके गर्दन पर छोड़ते हुए ठंडी आवाज में बोला, अविका। उसने हमेशा की तरह रुक रुक कर उसके नाम को पुकारा था, जो हमेशा की तरफ डरावना था। अविका अंदर तक कांप जाती है। ड अपने हाथों को उसके बॉडी पर फिराते हुए आगे ठंडी आवाज में बोला, क्या तुम छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? इतना कहते ही उसने अविका को दीवार से लगा दिया। उसने एक झटके से अविका के घूंघट को हटा दिया ताकि उसके चेहरे को देख सके, जिसे देखने के लिए वो कब से बेताब था। लेकिन अविका अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए घबरा गई। वो घबराते हुए मन में बोली, अंडस्को स्वामी मम मुख न पश्यति अन्यथा महती समस्या भविष्यति यदि अहम तस्मै पूजायाः पूर्वम मम मुख दर्शयामि तर्हि तस्य प्राणाः संकटग्रस्ताः भविष्यन्ति। स्वामी, मेरा चेहरा नहीं देख सकते वरना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर पूजा से पहले मैंने उन्हें अपना चेहरा दिखाया तो उनकी जान खतरे में आ जाएगी। अविका को लोगों की बात पर विश्वास था कि जो भी उससे शादी करेगा वो 30 साल का होते ही मर जाएगा। तब करुणा जी के कहने पर पंडित जी ने अविका को कई उपाय बताए थे और अविका वो उपाय करना चाहती थी, पर वो सब बहुत खतरनाक था। अविका अपनी सोच में गुम थी। डी धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकने लगा। उसने धीरे से अपनी आंखों को बंद करके अपने चेहरे को अविका के कंधे पर रखा। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि डी की आंखों के सामने कुछ नजारे आने लगे। गोली चलने की आवाज ने उसे फिर से परेशान कर दिया। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलकर अविका से दूर हो गया। उसकी आंखें बहुत लाल थीं और माथे पर पसीने की कुछ बूंदें भी दिख रही थी। डी का दिल जोर से धड़क रहा था। डी गहरी सांस लेते हुए जल्दी से वॉशरूम में चला गया। वहीं अविका अपनी भारी हो चुकी सांसों को संभालते हुए हैरानी से दरवाजे की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आया कि डी अचानक क्यों चला गया। अविका कुछ सोचकर फिर उदास हो जाती है। वहीं वॉशरूम में डी शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और गुस्से से दीवार पर हाथ मारते हुए बोला, मैंने कभी खुद पर से कंट्रोल नहीं खोया, पर ये लड़की मुझे बदल रही है। इससे पहले कि यह मुझे पागल कर दे, मुझे इसे खुद से दूर करना होगा। मुझे बस मॉम का बदला परिवार से लेना था, ना कि उनकी बेटी के करीब जाना था। अब वक्त आ गया है कि मैं इसे खुद से आजाद कर दूं। इतना कहते ही वो अपनी आंखें बंद करके ठंडी सांस लेने लगा। इस बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो डी एकदम हार्टलेस लग रहा था। उसकी आंखें बेहद लाल थीं। उसके आसपास का ऑरा डरावना हो गया। डी अपने लंबे बालों में हाथ फेरते हुए मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुराया। कुछ देर बाद डी और वह स्टडी रूम में मौजूद थे। लगभग 2 घंटे बाद वे दोनों स्टडी रूम से बाहर निकले। वी किसी काम से बाहर चला गया जबकि डी लिविंग रूम में मौजूद था। अविका उस समय किचन में कॉफी बना रही थी। डी ने एक्सप्रेशनलेस भाव से उसे पुकारा, बेबी गर्ल। अजय, जो वहीं खड़ा था, उसे डी में कुछ बदलाव नजर आ रहे थे। पता नहीं क्यों, पर उसे कुछ अलग होने का एहसास हो रहा था।
उसने जब अविका को आते देखा तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। अविका अपना सिर झुकाकर ड के सामने खड़ी हो गई, तो डी दूसरी तरफ देखते हुए सख्ती से बोला, जाकर अपना सामान पैक करो। डी की बात सुनकर अविका कंफ्यूज हो गई थी। उसने हैरानी से कहा, स्वामी? डी ने उसके मन की बात समझ ली। डी कठोर आवाज में दूसरी तरफ देखते हुए बोला, इस शादी को असली शादी मत समझने की गलती मत करो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मेरी नजरों में इस शादी का कोई मतलब नहीं, इसलिए जाओ और जाकर सामान पैक करो। ये सुनते ही अविका शॉक हो गई। उसका दिल घबराने लगा था। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अविका अपनी आंखों में आंसू लेकर ड की आस्तीन को पकड़ लेती है। उसने रोते हुए कहा, स्वामी, नहीं। डी उसके हाथ को झटक कर अपनी दमदार आवाज में बोला, मुझ पर कोई काबू नहीं कर सकता, पर जब से तुम आए हो तुम धीरे धीरे मुझे काबू करने लगी हो और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी मैंने सिर्फ बदले के लिए तुमसे शादी की थी, पर ऐसा लगता है तुम्हारी माँ को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम मेरे किसी काम की नहीं। अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी भी मेरे सामने मत आना। अविका को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया लुट गई है। वह डी को पसंद करने लगी थी, उसे अपना सब कुछ मानती थी। उसकी पूरी जिंदगी में इकलौता डी ऐसा इंसान था जिसने भले ही उसे डांटा था, गुस्सा किया था, पर कभी मारा नहीं था। अविका उसके साथ रहना चाहती थी, पर डी ने आसानी से कह दिया कि वो चली जाए। वो इस बात से अपने आंसू को नहीं रोक पाए। अविका ड के हाथ को पकड़ लेती है और अपने सिर को हिलाकर रोते हुए बोली, अंडस्को, स्वामी, नहीं। यदि मया त्रुटिः कृता तर्हि क्षमस्व, यदि अहम भवतः कृते उत्तम भोजन न पचामि, तर्हि अहम यत् वदामि तद् भवतः कृते अद्यवे परम कदापि न वदिष्यामि। किंतु मां कस्मैचित् समीप गन्तुं न पृच्छतु, त्वां विहाय कोऽपि नास्ति, कुत्र गमिष्यामि स्वामी। स्वामी, नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। क्या मैं आपके लिए अच्छा खाना नहीं बनाती? क्या मेरा बोलना आपको पसंद नहीं है? मैं आज के बाद कभी नहीं बोलूंगी, पर आप मुझे इस तरह जाने के लिए मत कहिए। आपके सिवा मेरे पास कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी स्वामी? डी के ऊपर अविका के रोने का असर पड़ रहा था। वो खुद को पत्थर दिल बनाकर इस बार गुस्से में बोला, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुम मुझे इफेक्ट करती हो और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें पैसे चाहिए या कुछ और चाहिए तो तुम मुझसे कह सकती हो, या फिर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जयपुर भी भेज सकता हूँ। अविका को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी खुशी एक पल में ही गायब हो चुकी थी। वो डी के पैरों को पकड़कर बोली, अंडस्को, स्वामी। डी जल्दी से अपने पैर को पीछे कर लेता है। डी कठोर लहजे में बोला, अंडस्को, मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। उसकी पीठ अविका की तरफ थी। अविका रोते हुए घुटने के बल वहीं बैठी थी। अजय को बहुत बुरा लग रहा था, पर डर के कारण वो कुछ बोल नहीं पाया रहा था। अविका को समझ नहीं आया कि देखते ही देखते उसकी चंद खुशियां भी कैसे बर्बाद हो गई। मैंने कहा जाओ यहाँ से। डी बिना अविका को देखे फिर से उसे जाने के लिए कहता है। अविका के इस तरह रोने से ड की मुट्ठी कस जाती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे अविका के रोने से बहुत फर्क पड़ रहा था। यही कारण था कि वो अविका को खुद से दूर करना चाहता था। वो कभी भी किसी और को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था। ठीक उसी वक्त भी वहां पर आ जाता है। उसने जब सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। वो अंदर आते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, यह क्या हो रहा है? अविका जो रो रही थी वो खुद को संभालते हुए खड़ी हो गई और वह के आस्तीन को पकड़कर रोते हुए बोली, अंडस्को, त्वम मम अग्रज एवासी। त्वम स्वामी व्याख्यास्यसि यत् सः मां एवं न त्यजेत् तस्य अतिरिक्तं मम कोऽपि नास्ति। यदि मां त्यजति तर्हि अहं कुत्र गमिष्यामि, सः मम सर्वम् अस्ति। तेषा विना मम जीवनस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। त्वं तं व्याख्याय, यदि सः मां न द्रष्टुम् इच्छति तर्हि अहं तस्मै कदापि मुख न दर्शयिष्यामि, त्वामपि न क्लेशयिष्यामि। आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आप स्वामी को समझाए कि वह मुझे इस तरह न छोड़े, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर वह मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे लिए वो सब कुछ है। उनके बिना मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। आप उन्हें समझाए, अगर वह मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं कभी उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी और आपको भी परेशान नहीं करूंगी। अविका की बात वी को समझ नहीं आई, लेकिन वो इतना जरूर समझ गया कि डी जरूर कुछ बड़ा कर रहा था। उसने हाथ बांधकर घूरते हुए ड से पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? डी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, इसकी मौजूदगी मुझे कंट्रोल कर रही है।
मुझे अपने हिसाब से चलना पसंद है, पर इसके करीब होने पर मैं वह नहीं कर पाता जो मुझे करना है। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। डी गुस्से में अपनी मुट्ठी दीवार पर मार देता है। उसके हाथ पर पहले से ही चोट लगी थी, जिस कारण फिर से खून बहने लगा। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वी उसके कंधे पर हाथ रखकर दांत पीसते हुए बोला, मत भूलो, तुमने उससे शादी की है। अगर मॉम को पता चला तुम ऐसा कर रहे हो तो वो बहुत गुस्सा करेगी। शादी कोई मजाक नहीं होती, और हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अविका अपनी माँ की तरह नहीं है, तो तुम उसके साथ रह सकते हो, पर ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे दिल पर काबू कर रही है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी करीबी से तुम्हारा दिल धड़कने लगा है, या यूं कहूँ कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है? डी गुस्से में बोल पड़ा, बकवास बंद करो। मेरे पास कोई दिल नहीं है जो धड़के। बस इसे यहां से लेकर जाओ, मैं इसे नहीं देखना चाहता। इतना कहते ही एक पल के लिए वह रुका, उसके बाद दांत पीसते हुए आगे बोला, अगर यह यहां से नहीं गई तो मैं चला जाऊंगा। इतना कहते ही वो स्टडी रूम में चला गया। अविका अपनी भीगी पलकों को उठाकर उसे जाते हुए देख रही थी। एक निराशा ने उसे घेर लिया, वो अपने पल्लू को पकड़कर खड़ी हो गई। वी उसे गहरी नजर से देखते हुए बोला, चिंता मत करो, उसका गुस्सा जल्दी ही शांत हो जाएगा। तब तक तुम दूसरे रूम में रहो और कोशिश करना कि उसके सामने मत आओ। इतना कहते हुए वह भी डी के पीछे स्टडी रूम में चला गया। अविका अपने आंसू पोंछते हुए धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी। अजय ये देखकर जल्दी से उसके पास आकर बोला, तुम कहाँ जा रही हो? अविका फीकी मुस्कान के साथ बोली, स्वामी इतः प्रस्थानम आज्ञापितवान अतः मया गंतव्यम। अहम तस्य वचन उपेक्षितुं न शक्नोमि यतः अहम तस्य पत्नी अस्मि, किं यदि सः मां स्वभार्या न स्वीकृतवान्। अहम तु तं स्वामी मत्वा तस्य आज्ञा पालिष्यामि। स्वामी का आदेश है कि मैं यहाँ से चली जाऊं, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं उनकी बात को नहीं टाल सकती क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ, भले ही उन्होंने मुझे अपनी पत्नी नहीं माना, पर मैंने उन्हें अपना स्वामी माना है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगी। अजय अविका को समझाने के लिए आगे बढ़ा, मगर अविका अपने साड़ी के पल्लू को पकड़कर जल्दी से भाग गई। ये शहर उसके लिए बहुत अनजान था। उसे किसी चीज के बारे में नहीं पता था, ये पता होने के बावजूद भी अविका जा चुकी थी। वह अपने दिल में उठ रहे दर्द को दबाते हुए चली गई थी। अजय उसके पीछे गया, मगर वह अविका तक नहीं पहुंच पाया। अविका अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। स्टडी रूम में वी डी से बात करना चाहता था, मगर डी चुपचाप खिड़की के पास खड़ा था और सिगरेट पीते हुए कुछ सोच कर रहा था। वी जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, डी उसे देखते हुए बोला, अगर तुम कुछ कहने आए हो तो मुझे कुछ नहीं सुनना। वी ठंडी आवाज में बोला, ये दूसरी बात है। ब्लैक वर्ल्ड अपने बादशाह यानी तुम्हें ढूंढ रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। एक गैंग हम तक पहुंच भी गई थी, पर मैंने उन्हें खत्म कर दिया है। किसी को शक नहीं होगा कि तुम ही ब्लैक वर्ल्ड के डी हो। वह सब छोड़ो, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम डी इंटरनेशनल कंपनी के प्रेसिडेंट हो? आज हमारी मीटिंग एक फॉरेनर क्लाइंट के साथ होटल डिलाइट में है, ठीक 2 घंटे बाद, इसलिए अगर अपनी कंपनी को डूबते हुए नहीं देखना चाहते तो आ जाना। इतना कहते ही वह चला गया, मगर डी अपनी जगह से नहीं हिला। ठीक 1 घंटे बाद ड स्टडी रूम से बाहर आता है। वो अपने रूम में जाता है। उसका पूरा रूम खाली था। डी अपनी आंखें छोटी करके आसपास देखता है, फिर गुस्से से बाहर निकल आया। लिविंग रूम में आकर वो गुस्से में बोला, बाबी गर्ल, मेरे सामने आओ। अजय जो अपना सामान पैक करके जा रहा था, उसे देखकर डी अपनी आईब्रो चढ़ा देता है। उसने अजय को इग्नोर करते हुए फिर से अविका को आवाज लगाई, बाबी गर्ल। अजय थोड़े गुस्से में था, मगर अपने गुस्से को दबाते हुए वह दरवाजे के पास रुका और बोला, आपने तो उन्हें निकाल दिया, इसलिए वह जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि वह वापस नहीं आएंगी। इतना कहते ही वह गुस्से में जाने लगा। डी की आंखों में कोल्डनेस नजर आने लगी और वह को पुकारता है, वी जल्दी से उसके पास आया। डी गुस्से में बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई जाने की? क्या मैंने कहा कि वो जाए? अजय और वह डी को ऐसे देखने लगे जैसे कोई पागल हो। वी घूरते हुए बोला, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह यहां से चली जाए? डी पहले तो चुप हो गया, उसकी आंखों में अजीब सी फीलिंग थी, मगर फिर वह सारा इल्जाम अविका पर डालते हुए बोला, मैंने कहा था वह यहां से बाहर चली जाए, और उसकी हिम्मत कैसे हुई होटल से बाहर जाने की? मैंने नहीं कहा था होटल से बाहर जाने के लिए। अभी और इसी वक्त उसे मेरे सामने लेकर आओ। वो इतने गुस्से में चिल्ला रहा था कि बाहर मौजूद कमांडो भी उसकी आवाज सुनकर डर गए थे।
डी ने देखा कि वी अपनी जगह पर खड़ा है तो वह लगभग चिल्लाते हुए बोला, उसे लेकर आओ। वी ठंडी सांस छोड़ते हुए बाहर चला गया। डी वहीं सोफे पर बैठकर गुस्से में सिगरेट पीने लगा। गुस्से में वह अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। वो पूरे लिविंग रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। लगभग 4 घंटे बीत गए थे, मगर अभी तक अविका का पता नहीं चला था। शाम हो गई। डी ने लिविंग रूम का सारा सामान लगभग तोड़ दिया था। अचानक उसका फोन बजा। उसकी ठंडी और शैतानी आंखें अचानक खुली। उसने बहुत ही डरावने तरीके से जमीन पर पड़े अपने फोन देखा जो बज रहा था। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसका फोन बंद हो गया, पर 2 सेकंड बाद फिर से बजने लगा। उसने फोन उठाकर स्पीकर पर रखा तो दूसरी तरफ से वह की आवाज आई, डी, अविका का पता चल गया है। ये सुनकर ड के होठों पर एक रहस्यमयी और डरावनी मुस्कान आ गई। लगभग 1 घंटे बाद कई सारी कारें एक छोटे से गांव के सामने आकर रुकती हैं। बीच वाली कार का दरवाजा खुलता है। ड अपने कोट के बटन लगाते हुए बाहर निकलता है। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, पर उसके आधे बाल पोनी में बंधे हुए थे। उसकी आंखों पर चश्मा था और उसका चेहरा बहुत ही ठंडा और गंभीर था। दूसरी तरफ से वह भी बहुत स्टाइल से बाहर निकलता है। वह अपनी आस्तीन को चढ़ाते हुए डी के बगल में आ गया और डेविलिश स्माइल करते हुए बोला, अविका को लेकर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस इलाके के नियम बहुत सख्त है। यहाँ का मुखिया बहुत ही शातिर है। अविका अपनी मर्जी से यहाँ पर आई है, इसलिए तुम उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। उसे लेकर जाने के केवल 2 ही तरीके हैं, या तो नियमों का पालन करो या फिर अविका अपनी मर्जी से साथ में आए। डी उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। शायद इस छोटे से गांव में कोई जश्न था, क्योंकि कई सारे लोग डांस कर रहे थे और हवा में गुलाल उड़ा रहे थे। डी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। उसका खतरनाक ऑरा महसूस करके आसपास के लोग डर से उसे देखने लगे। डी वहां पर आकर खड़ा हो जाता है। वहां की सभी औरतों और लड़कियों ने लगभग एक जैसे कपड़े पहने थे और सभी ने घूंघट किया था। ये देखकर डी का माथा कस गया। तभी एक भारी आवाज गूंजी, कौन हो तुम लोग और तुम्हें क्या चाहिए? डी ने उस आदमी को देखा जिसने धोती कुर्ता पहना था। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी और सर पर पगड़ी थी। वो मुखिया लग रहा था। डी कुछ नहीं बोला और अपनी नीली आंखों से अविका को ढूंढने लगा, पर हर कोई एक जैसा दिख रहा था, इसलिए उसके माथे पर बल पड़ गया। मुखिया जी गुस्से में बोला, हमारे गांव में किसी अनजान इंसान का आना मना है, और जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता है। बताओ कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए? वी को गुस्सा आने लगा था, मगर उसने खुद को शांत करके कहा, हम यहाँ पर केवल किसी को ढूंढने आए हैं। मुखिया ने आंखें छोटी करके पूछा, किसे? वी ने सीधे जवाब दिया, मेरे भाई की दुल्हन को, जिसे आप लोग आज इस गांव में लेकर आए हैं। ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। मुखिया की आंखों में गुस्सा दिखने लगा। वो दांत पीसते हुए बोले, तो तुम हो उसके पति, जिसने उसे छोड़ दिया था। अब क्या चाहिए तुम्हें? वो यहां से कहीं नहीं जाएगी। डी को पसंद नहीं था कि कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे। ड आगे बढ़ते हुए अपनी डेंजरस आवाज में बोला, डी को जो चाहिए होता है वो उसे पाकर रहता है। मैं भी देखता हूं कौन मुझे रोकता है। पंचायत पार्टी और डी दोनों ही गुस्से में एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे अभी ही तीसरा वर्ल्ड वार शुरू कर देंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।